बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप एक रिसर्चर भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप रेडियो प्रोग्राम भी करते हैं, आप एक रेडियो होस्ट भी हैं। राना परवेज़ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हाई ग्रो पब्लिक स्कूल बहावलपुर। आज हम आपसे पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे और समाजी हवाले से बात करेंगे। तो आइए राना परवेज़ इकबाल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक सर, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और मुझे इसका टाइम मिला, मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ और आपके रेफरेंस आपके फर्म के थ्रू बाकी फर्म साथियों से बात कर सकूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, दिन की मसरूफियत क्या रहती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज और उसके बाद मेरी रूटीन है कि मैं वॉक करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ और वॉक के बाद फिर स्कूल आना होता है या अगर यूनिवर्सिटी जाना होता है तो तैयारी करके ब्रेकफास्ट और उसके बाद स्कूल और उसके बाकी मामला जो ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सिलसिला कैसे चल रहा है? जी, चूँकि मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है, मेरा पैदाइशी शहर यही है, तो जो मेरी इब्तदाई तालीम थी वो गवर्नमेंट आवासीय हाई स्कूल से मेरी स्कूलिंग है, मैंने मैट्रिक वहीं से पास किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर से है और फिर उसके बाद मेरा जो ताल्लुक जुड़ा वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से जुड़ा और जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है PhD तक, क्योंकि मेरा MA MPhil और PhD इस्लामी यूनिवर्सिटी से है। मेरा जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस। ठीक हो गया। आप पोलिटिकल साइंस जो कर रहे हैं, क्या सोचा है आपने पोलिटिकल साइंस करके आगे फ्यूचर क्या डिलीवर करना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में? चूँकि देखें जो दुनिया आज हम कह रहे हैं कि ग्लोबल विलेज बन चुका है और लम्हा सूरत चेंज हो रही है, कहीं मुल्क दोस्त बन रहे हैं, कहीं मुल्क दुश्मन बन रहे हैं, तो जो सारी सिचुएशन है इस हवाले से जो पोलिटिकल साइंस है वो हमें नॉलेज देता है कि आगे कैसे प्लान करना है, मुल्क को कैसे लेकर चलना है। तो हम चूँकि पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट होते हैं वो पॉलिसी मेकर्स भी होते हैं, तो उस हवाले से ये फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना उस फील्ड में जाया जाए कि जिससे आप अपना नॉलेज अपने मुल्क के लिए और वहाँ के रहने वालों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सोचकर पॉलिटिकल साइंस फील्ड में मेरा। आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो आपका जो PhD स्कॉलर भी हैं आप, तो PhD का जो थीसिस चल रहा है आपका किस मौजूद पर है? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा MPhil में, क्योंकि MPhil में जो मेरा थीसिस था वो था चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। तो अब जब मैं PhD में आया तो मेरे सुपरवाइजर जो हैं डॉक्टर सैयद मुसर बुखारी साहब, उन्होंने उनकी गाइडेंस के तहत मैंने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान के लिए उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं चैलेंजेस हैं उसके वजह से मैं थीसिस पर काम कर रहा हूँ। और चूँकि अब SCO में चाइना है, रशिया है और चूँकि पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है एशिया में, तो उस हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के साथ मिलकर बाकी दुनिया के ममालिक के लिए भी, और क्या चैलेंज हो सकते हैं इस खित्ते में पाकिस्तान को SCO फोरम पर। तो उन इस तमाम की जो स्टडी है वो आजकल मैं कर रहा हूँ, अभी प्रोसेस में है थीसिस। इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा थीसिस है ये भी बेनिफिशियल होगा रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। आप आजकल हाई ग्रो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो कब प्रिंसिपल बने हैं और यहाँ प्रिंसिपल बन के आपको कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं ये 2011 में हाई ग्रो पब्लिक स्कूल का हमने आगाज़ किया, मैंने मेरे दोस्त ने। उससे पहले मैं मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा चुका था और लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना एक ऐसा अपना इदारा बनाया जाए कि जहाँ पर जो मैं सोचता हूँ या जो हमारी जो टीम सोचती है कि एजुकेशन को नई बुनियादों पर देना चाहिए, कुछ नए टारगेट सेट करने चाहिए बच्चों को और एजुकेशन इस तरह दें कि कम से कम पेरेंट्स की फीस लेकर मैक्सिमम एजुकेशन दी जा सके। 2011 में हमने ये इदारा बनाया, तब से अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल होने वाले हैं। इस सितंबर में 10 साल हो जाएंगे, तो अल्लाह का शुक्र है। अब इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम कामयाबी के साथ आगे से बढ़ जाएंगे। अगर अदब के हवाले से बात करूँ तो अदब से किस हद तक आपको लगाव है? जी बिल्कुल, अदब से काफ़ी हद तक लगाव है और मैं लिखता भी हूँ, मैं अखबार के लिए कॉलम राइटर भी हूँ और उसके साथ साथ पोइट्री बचपन से ही शौक़ है मुझे, पढ़ने का भी सुनने का भी।
जब छोटे होते थे तब तो ये PTV होता था, इस पे सॉन्ग्स चलते थे, गज़ल्स आती थी। और मेरा सेंट्रल लाइब्रेरी जो है भावलपुर की, उसमें जो मेंबरशिप है पिछले 25 साल से है, तो मेरा वहाँ पे रेगुलर आना जाना होता है। वहाँ पे बुक्स लेता हूँ पोइट्री की या दूसरी नस्ल की या कोई भी पढ़ता रहता हूँ और कभी कभी कुछ शेर कह भी देता हूँ, तो अदब से काफ़ी लगाव है। अच्छा, मैंने हाल ही में आपकी एक फेसबुक पे वीडियो देखी थी, चाय के हवाले से जिक्र हो रहा था, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ यहाँ पे हमारे नाज़रीन को अशार भी सुनाएं। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मूड पे डिपेंड होता है ना। तो अब उम्मून मेरा जो दोस्त मेरे कहते हैं कि मैं बड़ा जॉली हूँ और थोड़ा मजाक करते रहता हूँ, तो जो पोइट्री भी कभी करता हूँ तो उसमें मोहब्बत और थोड़ा रोमांटिक जो है उनका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक शेर जो है वो मेरा, अच्छा ये वो शेर है जो मेरा मैंने सबसे पहले जो है वो लिखा था, ये सबसे पहला शेर है मेरा, और आज से 25 साल पहले की बात ये होगी कि दूर जिस जगह ज़मीं आसमां एक होते हैं, दूर जिस जगह ज़मीं आसमां एक होते हैं, तुम्हें क्या मालूम वो किस कदर दूर होते हैं। तो ये मेरा पहला शेर है जो मैंने लिखा था। उसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं अपना कलाम जमा कर रहा हूँ। उम्मीद है कि 2021 से 2022 में किताबी शक्ल में मेरा पहला मजमूआ जो है वो मंज़िल पर आ जाए। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? जो मेरी सबसे बड़ी हॉबी रही आज तक अभी भी है, वो थी घूमना फिरना। ठीक है। पाकिस्तान को देखना, पाकिस्तान के वो तमाम इलाके जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत इलाके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो KPK के सब्ज़ा पहाड़ हैं, झरने हैं, वहाँ के दरिया हैं, पहाड़ हैं, या चाहे वो हमारा सहरा है, चाहे वो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, चाहे वो हमारा समंदर है, चाहे वो बलूचिस्तान के सगलाख पहाड़ हैं, और चाहे वो आज़ाद कश्मीर की वादियाँ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम पाकिस्तान बशमूल आज़ाद कश्मीर घूम चुका हूँ। अभी मेरा लास्ट जो ट्रिप था वो हमारा गवादर का ट्रिप था, और ये तो वाकई ड्रीम जर्नी था, क्योंकि गवादर तो हम जैसे कहते भी हैं और माना भी जाता है कि इंशाल्लाह ताला एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया के लिए भी। जितना प्यारा वो इलाका है, जितना वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज हैं, तो बहुत प्यारा इलाका लगा गवादर भी। वहाँ तक का जाना, फिर कोस्टल हाईवे, गवादर का बीच, और गवादर से आगे एक जीवानी का बीच है जहाँ पे कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत सनसेट है वो जीवानी के साहिल समंदर पे है। तो हमने फ्रेंड्स ने वो डूबता सूरज भी देखा, और ये शौक आज तक भी है। इसके अलावा एक शौक और है, वो है वॉक करना, जॉगिंग करना या वॉक करना, और ये कोशिश करता हूँ कि इन दोनों शौक को मैं साथ लेके चलूँ, पढ़ाई के साथ साथ ये भी साथ साथ। आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग करने से क्या क्या माइंड में क्रिएटिविटी आती है, क्या आइडियाज़ लेते हैं? अच्छा, ट्रैवलिंग से आपका जो एक्सपोजर है ना, सोचने का, देखने का, वो बहुत बढ़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने बलूचिस्तान में नहीं गया था तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ के लोगों में थोड़ा सा जो उनका मिजाज है वो इस तरह क्यों कहा जाता है कि वहाँ पे थोड़ा खुश्क मिजाज लोग पाए जाते हैं। जब वहाँ पे आप बलूचिस्तान जाएंगे, मैंने ट्रैवल किया तो देखा कि वहाँ के सनलाख पहाड़, वहाँ के बंजर पहाड़ हैं, तो वो वो जो वहाँ का माहौल है वो असरअंदाज हो रहा है। ऐसे KPK चले जाएं तो बड़े सब्जा है वहाँ पर, तो वहाँ के लोग भी बड़े सब्जे की तरह हैं, बड़े मोहब्बत से और खंदा पेशानी से पेश आते हैं। तो ट्रैवलिंग आपको ना सिर्फ वहाँ के इलाके के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, और वहाँ के जो हालात वाक़यात रहे, जो लोग किस तरह वहाँ पे अब क्या हालात हैं, वो सब कुछ आपको जो है ट्रैवलिंग सिखाती है। आप सीखते हैं, आप लोगों के रवैये सीखते हैं, आपको पता चलता है कि आपके मुल्क में कहाँ, किस जगह किस तरह के लोग हैं, कहाँ क्या पाया जाता है, और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप एक अच्छे गाइड भी बन सकते हैं। आप औरों को गाइड कर सकते हैं कि आप अगर आप उनको जाना चाह रहे हैं तो आप उनको ये रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं आप, तो आर्टिकल जो लिखते हैं किस टॉपिक्स पर होते हैं? यूजुअली तो होता है कि जो इंटरनेशनल या नेशनल जो इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे कुछ अर्सा पहले गलवान की वादी का एक इशू हुआ था, उसमें मैंने लिखा मतलब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो स्पेशली जो सोशल इशूज होते हैं, लोगों की प्रॉब्लम होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको एड्रेस करूँ। इसके साथ साथ चूँकि मैं पोलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जो इंटरनेशनल इशूज जो चल रहे होते हैं उनके हवाले से मैं लिखता रहता हूँ। ठीक है। पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? मौजूदा पॉलिटिक्स थोड़ी दूनामू की कैफियत में है। हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन टाइम गुजर रहा है, चूँकि 5 साल का टेन्योर होता है, लोगों की होप्स बहुत ज़्यादा थी, तो महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, और दूसरा हमारा जो पॉलिसीज़ हैं
कुछ टारगेट्स होने चाहिए ना कि जिससे लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो कोई और भी मामला हैं, जॉब्स हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इशू हो जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम पॉलिसीज़ को अब इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस में लेकर आए कि जो अब तक हम सुनते चले आ रहे हैं, वरना शायद मुश्किल हो जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए आगे चल के वोट लेना, क्योंकि लोगों का कहते हैं ना कि ज़बान कल कार खुदा होती है। तो लोगों की डिमांड्स को समझा जाए और उनके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाई जाए, उनको आसानियाँ पैदा की जाए ताकि वो जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, जो मेरी ज़िंदगी है, वो अच्छे से चल सके। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आज की बात कर रहे हैं या हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? हिस्ट्री देख लें, आज को देख लें। हिस्ट्री में तो सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ख्याल में कंप्लीट पर्सनैलिटी है कि वो जो उन्होंने फरमाया, जो उन्होंने किया, अगर अपनी ज़िंदगी में ले आए तो शायद कभी हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब और सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। आपके पसंदीदा राइटर कौन है? अगर मैं पोइट्री के हवाले से देखूँ तो परवीन शाकिर साहिबा को मैं बहुत पढ़ता था और अभी भी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनकी पोइट्री पढ़ता हूँ। और अमजद साहब के ड्रामे या शॉर्ट स्टोरीज़ वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और तारिक इस्माइल सागर साहब के जो लिखते रहे हैं, उनके भी जो कहानियाँ हैं, जब उन्होंने तारीखी हिसाब से लिखी हैं, जो भी उन्होंने लिखा वो भी मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, ये रेडियो होस्ट बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? कौन से प्रोग्राम किए और कब तक किए और आजकल भी कर रहे हैं आप? अच्छा, स्कूल में जब बज़्म अदब एक प्रोग्राम चलता था हफ्ते में एक दफ़ा हमारे स्कूल में, तो मुझे तब से शौक़ था और मैं मज़ाहिया खबरें पढ़ा करता था, खुद ही लिखा करता था, खुद ही पढ़ा करता था। तो किसी भी सेक्शन में होना तो मुझे सर का बुलावा आना, किसी परवेज़ को सेक्शन से बुला के लाएँ, वो आके मज़ाहिया खबरें सुनाएँ या कोई गाना सुनाएँ। तो टैलेंट बचपन से ही था। तो यहाँ पर जब FMGV पाकिस्तान का आगाज़ हुआ तो उनका मैंने देखा है कि उनको होस्ट चाहिए, रेडियो जो कि उनको ज़रूरत है। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरे माइंड में रेडियो पाकिस्तान का स्टाइल था कि आहिस्ता बोलना है, कि हम आपसे मुखातिब हैं। तो मुझे सर ने कहा, तारिक हाशमी साहब ने, कि बेटा ये FM है, ये आपको तेज़ बोलना है। ठीक है। तो मैं बचपन से तेज़ बोलता था। तो जब मैंने तेज़ बोलना शुरू किया तो मुझे कहते नहीं इतना भी तेज़ नहीं बोलना। तो बस फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो गई और फिर मैंने FM का प्रोग्राम स्टार्ट किया, FMGV पाकिस्तान पे FM शो के नाम से। ठीक है। और वो तो ये मैंने 5 साल किया। अच्छा। उसके बाद चूँकि स्कूल के मामला हैं, फिर यूनिवर्सिटी के मामला हैं, तो अब भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन उनसे रब्ता है। इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ से फ्री होऊंगा अपने थीसिस से और यूनिवर्सिटी से, तो ये मेरा शौक है, पैशन है मेरा कि मतलब मैं कंपेयरिंग करूँ। माइक सामने आता है तो मेरे मतलब बोलना शुरू हो जाता है, तो इसे कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये RJ जो होता है इसका इनका एक्सपीरियंस होता है और कहते हैं कि जो RJ रेडियो पे जो भी लोग होते हैं बड़े मजे हुए किस्म के लोग होते हैं, तो RJ बनने के बाद रेडियो से जो पता निकलता है वो बहुत टैलेंटेड होता है, तो अंदाज़े बयां भी अच्छा हो जाता है। इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा देखिए, अब एक बंद कमरा है, टीवी पे तो हम सब देख रहे हैं और हमने अपने एक्सप्रेशन को समझाना है। हाँ। लेकिन रेडियो पे बोलते हुए बंद कमरा है और आपने ये शो करना है कि आप उनके सामने बैठे हैं, आप उन हाथों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज सारी यूज होती है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरा टीवी से बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो जब आप ये एक्सपीरियंस लेके टीवी पे जाएंगे फिर तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि मतलब वहाँ जाके आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या जो भी आपने वहाँ पे बोलना है। तो रेडियो मेरा ख्याल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत अच्छा आगाज़ देता है मीडिया में जाने के लिए। ठीक हो गया सर, आपने कितना रिसर्च आर्टिकल कॉन्फ्रेंस में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं? जी, अब तक मैंने तकरीबन 5 इंटरनेशनल काउंसिल्स अटेंड की हैं और मैं वेरी थैंकफुल हूँ अपने सुपरवाइजर साहब का, डॉक्टर सैयद मुस्तफा बुखारी साहब का, कि उन्होंने मुझे इतना गाइड किया कि जो भी कॉन्फ्रेंस आती है वो मुझे बताते हैं, मुझे गाइड करते हैं कि किस हवाले से आर्टिकल लिखना है। तो लाहौर में, इस्लामाबाद में और बहावलपुर में 5 इंटरनेशनल काउंसिल अटेंड कर चुका हूँ, जिनमें कुछ आर्टिकल एक तो एजुकेशन के हवाले से और फिर कुछ ये सूबाइयत के हवाले से और हिस्ट्री के हवाले से मैं पेश कर चुका हूँ। 2 नेशनल काउंसिल अटेंड कर चुका हूँ। ठीक हो गया सर, फेडरलिज्म पर जो आजकल यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुई है वो कैसी रही? कॉन्फ्रेंस, जितनी कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की है अब तक पाकिस्तान में जी, तो ये एक यूँ समझने एजाज़ है हमारे डिपार्टमेंट का, क्रिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, कि इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड और टाइम नीडेड टॉपिक के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसी कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड पहले कभी नहीं की है। वैसे भी आप देखें कि हमारा जो सराइकी सूबे का इशू है, पेंडिंग है, उस पर एड्रेस नहीं किया जा रहा। और जो मेरा आर्टिकल था 20 वाला, यही था कि अगर बहावलपुर सूबा बन जाता है तो फेडरलिज्म मज़ीद मजबूत होगा। इस हवाले से मुझे सर ने एडवाइस किया कि आप सर्वे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सर्वे किया, लोगों का पर्सपेक्टिव भी यही है
کہ صوبہ بنے گا تو فیڈرلزم ہماری مضبوط ہوگی, ہماری فیڈریشن مضبوط ہوگی. تو یہ کانفرنس کا تھیم تھا فیڈرلزم کا, اپنے وطن سے محبت کا اظہار تھا یہ کانفرنس تو, اور اپنے وطن سے محبت کو بڑھانے کا اظہار تھا, ایک یکجہتی ہارمنی لانے کا اظہار تھا. یہ پورے پاکستان سے بلکہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی, دنیا بھر سے آئے یہاں پر ریسرچرز آئے, اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ہاؤ وی کین امپروو آور لو, آور رسپیکٹ, آور پالیسیز فار فیڈریشن, کہ آپ اپنے پاکستان کی فیڈریشن کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. تو اٹ واز اے ویری سکسیزفل, سپر ڈوپر سکسیزفل کانفرنس, بہت مزہ آیا اس کو اٹینڈ کر کے. پاکستان کی ریسرچ کلچر کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, آپ کیا کہیں اس بارے میں؟ بالکل, دیکھیں بہتری کی گنجائش تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, تو ہونا چاہیے ریسرچ کے حوالے سے جو نئے ٹرینڈز ہیں, جو نئے ٹاپکس ہیں, جو نئے ایشوز ہیں, ان پہ ریسرچ ہونی چاہیے. اور جو نئے پرابلمس ہیں, جیسے ابھی یہ پینڈیمک ہے, یہ کووڈ ہے, اس میں بہت سے پرابلمس آ رہے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, چاہے اکنامک ہیں, چاہے وہ جینڈر کے حوالے سے ہیں, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. اور ریسرچ کے حوالے سے جو ہمارے ایچ ایس سی ہے اس کو کچھ فنڈنگ امپروو کرنی چاہیے, اور کچھ اپرچونیٹیز بھی ریسرچرز کو پرووائڈ کرنی چاہیے, چاہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنلی ہوں, تاکہ جو ہمارا ایکسپوجر ہے وہ بڑھے, اور نئے نئے ٹرینڈس, نئے نئے نالجز, نئے نئے ٹاپکس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. پاکستان کے نظام تعلیم میں کس طرح کی تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو کرنٹ سبجیکٹس ہیں نا, جو نئے علوم ہیں, جو اس وقت کی نئی ریسرچ ہو رہی ہے, جو نئے ایجادات ہو رہی ہیں, اس حوالے سے بچوں کو پڑھایا جائے, اس حوالے سے ہمارا کریکولم ہونا چاہیے. کریکولم میں وہ چیز لائی جائے کہ جو ان کے آنے والے وقت میں بینیفیشل ہوں, ان کی جابس کے لیے, ان کے بزنس کے لیے, ان کے اپنے سوشل لائف کے لیے. یہ تمام چیزیں ہیں وہ آج پڑھائیں گے ہم بچوں کو تو کل ان کے کام آئیں گی. اگر ہم نو ڈاؤٹ ہسٹری از ویری امپورٹنٹ, لیکن یہ نہ ہو کہ ہم وہ چیزیں پڑھاتے چلے جائیں جو ماضی کا حصہ ہیں. نو, جو نئے ٹرینڈز ہیں, جو دنیا بھر میں تحقیق ہو رہی ہے, جو دنیا بھر میں نئے نئے ایجادات ہو رہی ہیں, وہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. نئے نالج کیا ہیں, نئی فیلڈس کون سی ہیں, کس طرح جانا چاہیے, نئے ٹرینڈس کون سے ہیں. تو اس خطوط پہ سوچنا چاہیے ہماری وزارت تعلیم کو, نئے ٹرینڈس لانے چاہیے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ بنیادی اصول ہونا تو یہی چاہیے کہ مطلب ہم الحمدللہ ایک اسلامی ملک ہے, اسلامی ممالک کے ساتھ تو تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل پاورز ہیں یا جو انٹرنیشنل پاورز ہیں, ان کے ساتھ بھی پاکستان کو ایک, جس طرح ہم بجٹ پہلے سوچ لیتے ہیں ایک سال کا, اس کی تیاری کر لیتے ہیں, فارن پالیسی کا بھی ٹارگیٹس ہونے چاہیے. آپ ہمیں پلان لانا چاہیے کہ ہم نے ان ممالک کے ساتھ کسی طور پر بھی تعلقات کو خراب نہیں ہونے دینا. ہم نے ریجن میں کون سے ممالک ہیں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہیں, ہم ان کے لیے بینیفیشل ہیں. پالیسیز وہ بنائیں کہ چاہے چائنا ہے, رشیا ہے, یا اس سے ہٹ کر جو ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ چلتے چلے آ رہے ہیں, پاکستان کو چاہیے کہ پالیسی ایسی رکھے اپنی, ایک کانسٹنٹ پالیسی ہو, مستقل پالیسی ہونی چاہیے. دوست ہمیشہ بھی دوست ہونے چاہیے. اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لیکن ایک انٹرنیشنل سینیریو کا بن رہا ہے, ہماری فارن پالیسی اس کو دیکھ کر بنانی چاہیے, تاکہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں پوری دنیا بھر میں ہیں, اس کو نپٹا جا سکے, اس کو پراپر ہینڈل کیا جا سکے. جو پوری دنیا میں کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, اس لیے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کشمیر چونکہ بہت زیادہ ظلم ہو چکا ان لوگوں کے اوپر, اور اب تو پوری دنیا میں پروموٹ ہو رہا ہے. ہم ایز اے ریسرچر یا پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ, میرے اپنی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں تک مزید یہ پہنچائیں کہ ناؤ انف از انف. انڈیا نے جو کیا بہت ہو گیا, اب کشمیریوں کو آزادی کے لیے کچھ ایسے اسٹیپس پاکستان کو بھی لینے چاہیے کہ دنیا ایک آواز کے ساتھ انڈیا پہ پریشر ڈالے. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے یا ایک پلیٹ فارم سے ہو کر آواز نہیں جائے گی تو پرابلمس میرے خیال سالو نہیں ہونے والی ہیں. کہ کشمیر ایشو ہے, پرابلم ہے, اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ, اس کا حل نکلنا چاہیے. وہ حل کیا ہے؟ کشمیریوں کو, اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. کیونکہ ڈیلی ہم سنتے ہیں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, وہاں کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, وہاں کے بچوں کو اسکول نہیں جانے کا کرفیو لگ جاتا ہے. تو یہ تمام مسائل ہیں جو حقیقت ہے. اس حقیقت کو ایڈریس کرنے کے لیے اقوام متحدہ, چاہے وہ سارک ہے, چاہے وہ کوئی بھی تنظیم ہے, یا دنیا بھر کے جو سرور ہیں, وزیر اعظم, ان سب کو سوچنا چاہیے اور ایک سالڈ ایک اسٹینڈ لینا چاہیے تاکہ کشمیر کی آزادی ممکن ہو سکے. دن بہ دن بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو معیار نظام تعلیم ہے کچھ اس میں چینجز آنے چاہیے, اور کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کو بھی یہ چیز ان کے مائنڈ میں ڈالی جائے کہ صرف جابس از ناٹ دا سولوشن, ناٹ دا اینڈ آف یور ایجوکیشن. آپ بزنس کی طرف بھی جائیے.
آپ اور بہت سی فیلڈ ایسی ہیں کہ جہاں پر جا کر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، صرف جاب لازمی نہیں ہے. ہاں حکومت کی ذمہ داری ہے جابس پرووائڈ کرنی چاہیے. آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ریلوے میں کئی سال سے نئی بھرتی نہیں ہوئی ہے، تو وہ تمام ادارے جہاں پر بھرتی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ بھرتیاں ہونی چاہیے، وہاں پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے، لوگوں کو چانس ملنا چاہیے تمام ان اداروں میں، اور کچھ ایسی تربیت ہونی چاہیے، ٹیکنیکل ہینڈس ملنے چاہیے نوجوانوں کو، اور پھر ان کی حکومت معاملت بھی کرے ان کو، چاہے وہ قرضے دے یا ان کو بزنس پلانس دے، تاکہ ایک بیلنسڈ جو ہے پاکستان کی معیشت چل سکے. پاکستان میں ہائر اسٹڈی کا کیا اسکوپ ہے؟ بہت اچھا اسکوپ ہے، ریسرچ بہت اچھی ہو رہی ہے پورے. جیسے اگر ہم دیکھیں تو اب تو پاکستان سے باہر بہت سے ہمارے طلباء طالبات جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ریسرچ کے لیے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ود ان فیو ایئرس پاکستان ریسرچ کی دنیا میں بھی بہت آگے چلا جائے گا انشاءاللہ. یہاں پہ آپ سے سوال پوچھوں گا کہ بہاولپور شہر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا گائڈ کیجیے گا. دیکھیں بہاولپور تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے دل میں، میرے تو دل میں بستا ہے. مجھے کہیں بھی چلا جاؤں، میں بلوچستان بھی جاؤں، میں کراچی بھی جاؤں، میں KPK میں جاؤں، لیکن ود ان فیو ڈیز 5 سے 6 دن کے بعد جو یہاں کی یاد ہے وہ ایسے تڑپانا شروع کرتی ہے کہ نہیں ہمیں واپس بہاولپور پہنچنا ہے. اور جیسے ہی بہاولپور انٹر ہوتے ہیں کسی بھی طرف سے، تو ایک جو سکون ہے، ایک قسم محبت جو اٹھتی ہے دل میں، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. کہ جس طرح یوں سمجھ لیں کہ ایک ماں ہے، ماں کے نزدیک جیسے بچے ہوتے ہیں سب ایکول ہوتے ہیں اور ماں کی محبت بیان نہیں کی جا سکتی. ان دا سیم میں مجھے لگتا ہے کہ میری بہاولپور سے محبت جو ہے وہ بھی ایسی ہے. میں جہاں کہیں ہوتا ہوں یہ میری پہچان ہے، یہ میرا شہر ہے اور یہی میری پہچان ہے، اس سے میں ہوں. میں جہاں بھی جاؤں گا میں بہاولپور کا ہوں. ٹھیک ہے پرویز صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ینگ جنریشن کو آپ کا کیا میسج ہے؟ میسیج بہت سمپل سا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے اس کی اطاعت سے، عبادت سے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اور لوگوں کو خدمت کر کے خوش کرنا چاہیے. کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے. خوش اخلاق ہو جائے، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے کام آئیں، مسکراہٹ سے دیں اور محبتیں بانٹیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی مسکراہٹوں سے گزر جائے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اور ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو مجھے اپنے آپ جو دل کی باتیں تھیں وہ شیئر کرنے کا موقع ملا اور مجھے بہت مزہ آیا اس پروگرام میں باتیں کر کے آپ سے. آپ یہ گڈ لک، آپ کے چینل بھی یہ گڈ لک. انشاءاللہ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم بنے گا پاکستان کا. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.